हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम रुक्मिणी प्रकाशन का जो कि यहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर रैंकिंग 2018 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसमें लगभग यहाँ पर 25 से प्लस प्रश्नों का जो संग्रह इसमें यहाँ पर दिया गया है और उन सारे प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, ये एक मास्टर वीडियो बनने वाला है जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा धैर्य से और अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न जो कि यहाँ पर इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जाम जो अभी हो रहा है तो उस एग्जाम में जो कि प्रीवियस ईयर से जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर उन सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं समय बचाने के कारण यहाँ पर जो कि जितने भी न्यूमेरिकल के प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं केवल आंसर बताऊँगा। बाकी जो भी यहाँ पर जिसके प्रश्न पूछे गए हैं, सॉरी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सारे प्रश्नों को हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ भी और यहाँ पर कम एक्स्ट्रा इफेक्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको जो कि प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। यहाँ पर सारे जोन्स के नाम यहाँ पर दिए गए, कौन कौन जोन्स एग्जाम हुए थे और कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर जो कि पूछे गए थे कौन कौन जोन्स में, तो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। और शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि कौन शिफ्ट में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला एग्जाम जो कि यहाँ पर हुआ था 17/9/2018 को, तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट का, फिर यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का और फिर यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का। तो एक दिन का जो 3 शिफ्ट होता है तो उन तीनों शिफ्टों का प्रश्न यहाँ पर जो कि दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कि दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर इसी तरीके रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं सेट नंबर 1 से। टोटल यहाँ पर दोस्तों इसमें जो कि 100 सेट दिया गया है और 100 सेट आप समझ सकते हैं कि 25 प्लस इसमें जो कि प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। शुरू करते हैं साइंस के, जो कि पहले प्रश्न से पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब किसी पिंड पर जो कि असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसके जो कि किस्म जो कि निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो उसके जब तक उस पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो उसमें चाल में जो कि हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया और उसमें आपको अलग चुनना है। ये भी दोस्तों साइंस के प्रश्न यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन दिया गया है, फिर थॉमस एडिसन दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया गया और यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है और यहाँ पर विराट कोहली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी जो कि यहाँ पर साइंटिस्ट हैं और बाकी यहाँ पर सी जो है ये क्रिकेटर हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेटर जो कि यहाँ पर सबसे अलग है साइंटिस्ट से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई उस वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा बल कहलाता है, तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो कि गर्म रक्त वाला प्राणी है। तो याद रखिए गर्म रक्त वाला प्राणी कौन सा है, तो यहाँ पर कबूतर हो जाएगा। पक्षी वर्ग का जितने भी होते हैं वो गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो कि पराश्रव्य उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखिएगा ये जो यहाँ पर पारपोइसिस है जो कि यहाँ पर पराश्रव्य उत्पन्न कर सकता है, पराध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा जो कि विकल्प उस विलवन का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। और अम्लीय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अमोनियम क्लोराइड जो कि यहाँ पर अम्लीय है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितने जल के अणु जो कि वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 10 उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक जो कि लैटिन से लिया गया है। तो याद रखिए लैटिन से किसका लिया गया है, तो आयरन का लिया गया है, जिसका सूत्र क्या होता है, याद रखिए आयरन किससे प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, तो ये आयरन तो ये केला से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निषेचित अंडा जो कि युग्मनज डोडट में प्रत्यारोपित होते हैं, किस में प्रत्यारोपित है। याद रखिएगा कि ये प्रत्यारोपित जो होता है वो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन किस में हवा में जो कि मुक्त होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन से मुक्त होती है, तो जो कि ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो याद रखिएगा वाष्प के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो ये जो कि एल्यूमिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है तो क्या होती है, तो 1, 2 और 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम से उदाहरण है, तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। तीसरे नियम जो क्या होता है, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा दिया गया, 13 नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया, रॉकेट लॉन्च करना, जो कि यहाँ पर तीसरे नियम पर आधारित है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम पूछे कि रॉकेट जो उड़ान भरता है तो किस नियम पर कार्य करता है, तब वहाँ पर द्वितीय नियम हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूटन का वो द्वितीय नियम हो जाएगा। और अगर रॉकेट जब चलता है, ईंधन खपत करता है, तो वो जो कि तीसरा नियम होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि एक प्रकार का जो कि जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी, उसे वनस्पति जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपको एग्जाम पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तीव्र गति से गमन करती है। और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तो कौन जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तो अधातु जितने भी होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन में बी याद रखिए, ये वामावर्त हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला सेट आप देखते हैं, यानी कि सेट नंबर 2 आप देखते हैं। तो सेट नंबर 2 यहाँ पर देखिए जो कि आ चुका है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए जो कि किस घोल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी के डंक का घोल का इलाज, यानी कि उसमें जो डंक मारता है उसका इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग करते हैं, तो ये बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि डोडट एक जो कि प्रस्वेदी यौगिक है, तो कौन सा एक जो कि प्रस्वेदी यौगिक है, तो याद रखिएगा ये फास्फोरस पेंट्राक्साइड जो कि एक प्रस्वेदिक यौगिक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन जो कि किस नियम को व्याख्यायित करता है, यानी कि कौन से नियम को बताता है यह कथन। तो याद रखिएगा ये जो कि जड़त्व का नियम बताता है, यानी कि न्यूटन का पहला नियम बताता है ये। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, बल क्या कहलाता होता है। तो याद रखिएगा वो बल जो होता है तो वो नाभिकीय बल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि कौन सा उत्तक जो कि पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा उत्तक है, तो वो स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं होती है। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को जो कि यहाँ पर एस्ट्रो कॉलम की उपस्थिति जो नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भ्रूण से जो कि अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये इसका जो कि प्रमुख कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है, यानी कि किसकी कोशिकाओं से पता चलता है रक्त में शर्करा की, यानी कि शुगर की मात्रा जब वृद्धि होती है तो अग्न्याशय, याद रखिएगा। कभी कभी आपको पेनक्रियाज भी ऑप्शन में मिलता है, तो इसका इंग्लिश नाम है पेनक्रियाज, याद रखिएगा। वहाँ पर आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करिएगा और आप पेनक्रियाज या अग्न्याशय मार सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जर्मेनियम जो कि आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में जो कि कितने कक्षाएं होती है। तो याद रखिए कितनी कक्षाएं होती है, तो सभी में जो 4 कक्षाएं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। यहाँ पर एक क्रम वाला यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, Hg लेस देन यहाँ पर
Ni लेस देन W और लेस देन यहाँ पर Ag हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है, तो 1/6 होता है। और कभी कभी दोस्तों आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए दे देगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ भार देगा और द्रव्यमान पूछेगा। तो याद रखिए द्रव्यमान भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जितना द्रव्यमान रहेगा पृथ्वी पर द्रव्यमान चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। 7 से कम यानी कि अम्लीय होगा। दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि हर सेट में क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहा है, तो ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो कि उपयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए जो कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी यहाँ पर कांच, पानी और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर देखिए कि धातुओं के किस गुणधर्म के कारण जो कि उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होता है, तो आघात वर्धनीयता के कारण जो कि आसान होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्ट्रेंसन जो कि डॉटेड धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो कौन से धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर Cu और Ni यानी कि कॉपर और नाइक्रोम को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न मछलियों के हृदय में जो कि कितने कक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा मछलियों के हृदय में जो कि 2 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगला सेट देखते हैं। क्वेश्चन सेट नंबर 3 अब देखते हैं, ये जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो सेट नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 3 से पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि डॉटेड को जो कि सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें से गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर हो जाएगा सुबेरिन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि बेकिंग पाउडर और डॉटेड का मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर जो है वो किस किस का मिश्रण है, तो याद रखिए बेकिंग पाउडर जो है वो किसका है, तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला जो कि प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा जो कि अल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सॉरी ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ऑन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि दिए गए परिपथ में जो कि डॉटेड का प्रवाह वामावर्त होता है, तो किसका प्रवाह जो कि वामावर्त होता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो कि वामावर्त होता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा बल कहलाता है, तो जो कि यहाँ पर नाभिकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि पौधे में जो कि स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो ऑक्सीन कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जिनका एग्जाम भी बाकी है और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो शक्ति कहलाती है। और एक अश्व शक्ति बराबर कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, तो याद रखिएगा समुद्र की तल पर जो बनने वाली लहरें होती है वो क्या होती है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। और कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो वो भी अनुदैर्घ्य हुई होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो क्या होती है पहाड़ से गिर रहे पिंड में, तो याद रखिएगा कि गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है उसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है, तो लगाए गए बीच का बल जो होता है वो कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि 70 kg के भार को उठाने के लिए जो कि 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो भार को जो कि किस ऊंचाई तक उठाया जाएगा, याद रखिएगा भार को किस ऊंचाई तक उठाया जाएगा, तो वो 14 मीटर तक उठाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो किस ब्लॉक से संबंध रखता है 12 वाला तत्व, याद रखिएगा सॉरी परमाणु संख्या 57 वाला तत्व, तो वो डी ब्लॉक से संबंध रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए जो कि किस कोशिकाएं यानी कि कौन से कोशिकाएं जो कि विरल रूप में संचरित होती है, तो याद रखिएगा वो पेरेन्काइमा कोशिका जो कि विरल रूप में संचरित होती रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा
कि तत्व डॉट का जो कि परमाणु सबसे बड़ा और परमाणु सबसे छोटा होता है, यानी कौन सा तत्व जिसका परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, तो वो क्रमशः यहाँ पर आपको बताना है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि FR और HE हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से जो कि 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि 3 गुना 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा कि किसी माध्यम में जो कि एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो याद रखिएगा तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो वो 16 हर्ट्ज होगी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो याद रखिएगा 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल होते हैं, तो 0.0255 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर समूह डॉटर से जो निष्क्रिय गैस होती है, तो कौन सी समूह जो कि निष्क्रिय गैस कौन से समूह में रखा जाता है, ये तो याद रखिएगा 18वें समूह जो कि निष्क्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या जो कि संरक्षित रहता है। तो याद रखिए क्या जो कि संरक्षित रहता है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो समवेग जो कि संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो कि कितना होगा, इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा, यानी कि उस चंद्रमा पर जो भार है उसका पृथ्वी पर भार का कितना होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर जो भार होगा, पृथ्वी पर जो भार होगा चंद्रमा पर उसका 1/6 भार हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों से जो कि हाइब्रिड क्रॉस में डॉटेड बीज गोले और पीले होते हैं, तो कितने होते हैं। तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 315 होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है। तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर वृषण में होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो 7 होती है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो यानी कि किसके समान होते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर जो किसी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो 4 समूह वाला। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि अगला सेट यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 4 यहाँ पर। तो सेट नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर में कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। मान लीजिए यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 35 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो हैलोजन जो रखा गया है वो 17वें समूह में रखा गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट जो कि बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होते हैं। तो 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर स्पाइरोगायरा हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसे जो कि यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कि कौन से गैस, यानी कि निष्क्रिय गैस में कौन सी गैसों की भरी जाती है विद्युत बल्ब में। तो याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला 6 वोल्ट बैटरी के से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा का जो कि कितना एम्पियर होगा। तो याद रखिएगा कितना एम्पियर होगा, तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डॉटेड होने पर जो कि प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा कितनी अधिक होती है, तो 90 डिग्री पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में जो कि हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि करेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि श्रवणीय रेंज में जो कि नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ध्वनि तरंगों को। याद रखिएगा तो जो कि
इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा जो कि लचीला और कोमल है। तो कौन सा लचीला और कोमल है, तो याद रखिएगा तांबा जो कि लचीला और कोमल है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपसे सूत्र पूछ रहा है, याद रखिएगा Ca(OH) का होल 2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में जो कि TCS के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जैसे मान के लिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मान लीजिए कि 2 या 4 दिन बाद वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ये सारे सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं सेट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेट नंबर 4 का है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेकिंग सोडा में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है। तो याद रखिएगा पायरुवेट का विभाजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए, यानी कि एक दिन में वो कितना ऊर्जा की खपत कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 0.96 यूनिट जो खपत कर सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 5 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर सिरका कहते हैं। सिरका का जो कि रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा लीजिएगा, यदि 2 असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। तो कौन सा भारी द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा तो ये जो कि कम गति वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वयन करता है। तो याद रखिएगा वो हाइड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं उसे, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो याद रखिए तरल अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है, तो वह जाइलम जो कि तरल अस्थायी उत्तक नहीं है। दोस्तों आपसे कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि पौधे जो कि पृथ्वी से जल ले जाते हैं तो किसके द्वारा, तो वह जाइलम के द्वारा ले जाए जाते हैं। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा, तो वह केशिक तत्व प्रक्रिया के द्वारा। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने यानी कि किसने किया था। तो याद रखिएगा किसने वर्गीकृत किया था परमाणु संख्याओं के आधार पर, तो ये जो कि हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा जो कि हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है तो वह किसकी ओर झुक जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो कि यहाँ सामान्य की ओर जो कि और धीमा हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर यहाँ पर ये सेट जो कि यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब सेट नंबर 5 देखते हैं। तो सेट नंबर 5 यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा आ चुका है। सेट नंबर 5 जो कि यहाँ पर 18/9/2018 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो कि दिया गया है कि डॉट ने जो कि सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डॉट को तेजी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर तनाव को तेजी प्रदान करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर जो कि हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉट जो कि एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें 3 जो कि यहाँ पर एनालिडा वर्ग से संबंधित है और एक यहाँ पर नहीं है, तो कौन से हैं। तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर नेरिस है जो एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, बाकी यहाँ पर जोंक है, केचुआ है और स्केर्सिरस है जो कि यहाँ पर संबंधित है एनालिडा वर्ग से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग डॉट पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, यानी कि किसको दिया जाता है, 2 फोकसी लेंस का। तो याद रखिएगा 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन मायोपिया नहीं होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए लेकिन मायोपिया नहीं होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर जो कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस दिया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि उचित विकल्प का चयन करें। यानी 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3,60,000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि पारा का अयस्क है। तो सीनी बार जो कि पारा का अयस्क है, पारा का सूत्र क्या होता है, तो Hg होता है, याद रखिएगा। इसका जो हाइड्राजीरम होता है संकेतिक नाम, इसका याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी इस पर कार्य करता है, यानी कर रहा है, तो कितना कार्य कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो 8 के लिए ऑप्शन में याद रखिएगा, भार उस पर कार्य कर रहा है, कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है उससे चुने जो समूह से संबंधित न हो। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम जो कि यहाँ पर समूह से संबंधित नहीं है, हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन, सिल्वर और गोल्ड, यानी कि ये अधातु है, जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम एक धातु है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा है, जो कि अभी हमने बताया 3,60,000 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि डॉटेड पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बीज पत्र, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लीजिएगा कि किसके कारण जो कि यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो याद रखिएगा 12 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिग्निन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 16 होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि डॉट एक सह संयोजक अणु नहीं है। तो कौन सा ये सह संयोजक अणु नहीं है, ऐसे आपसे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था। तो 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि एक अणु नहीं है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ये चतुर्थ बंधन से नहीं बंधे होते हैं। यहाँ पर कार्बन के जितने भी होते हैं तो वो चतुर्थ बंधन से बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर 3 बंध यहाँ पर दिया गया, जो कि यहाँ पर गलत है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ब्यूट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, याद रखिएगा कि दूध से जो कि क्रीम बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तब यह भूमि को छूती है, तो इसमें होगी, तो क्या होगी, यानी कौन सी ऊर्जा उसमें होगी। तो याद रखिएगा उसमें जो होगी वह रासायनिक ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न कि चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके डॉटर को रोका जाता है। तो किसे रोका जाता है, तो 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वो जो कि ओवर लोडिंग को रोका जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो कि बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि निर्भय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिएगा दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 282 हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा तो 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी। तो याद रखिएगा उसकी पावर कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पर जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कि सी हो जाएगा, यानी कि 144 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि अगला सेट यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 7 यहाँ पर। तो सेट नंबर 7 यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो कौन सा जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में हाइड्रोजन, जिसको आवारा तत्व की संज्ञा में रखा गया है, इसको जो कि यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई भी स्थान यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक डॉट का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, याद रखिएगा वो mRNA का निर्माण होता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मिश्र धातु हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4 यहाँ पर कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, उन्हें जो कि यहाँ पर घ्राण सूचक यानी कि अल्फैक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि तरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो याद रखिए कौन तरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है, वह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की दूरी की गति प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो याद रखिए उसका त्वरण क्या होगा, तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, विकेटर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम स्क्लैरिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रोटोजुआ जो इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा उसकी जगह 125 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि विसरण के बारे में निम्न क्या जो कि सही नहीं है। तो याद रखिए कौन सा जो कि यहाँ पर सही नहीं है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये यहाँ पर जो कि गलत दिया हुआ है, बाकी सारा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर गलत ही यहाँ से पूछ रहा था। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि मुक्त रूप से गिरना केवल रोटर में संभव है, तो किस में जो कि मुक्त रूप से गिरना संभव है। तो याद रखिए निर्वात में ये संभव है। अगला प्रश्न यहाँ पर शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा शक्ति को जो कि कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर में प्राप्त किया यानी कि व्यक्त किया जा सकता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या क्या रखने उनमें से कौन सा जो कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो कि आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक ही है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि आवश्यक नहीं है। ये जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न यहाँ निकलता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर टंगस्टन गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन गलनांक याद रखिएगा 3880 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे क्या निर्माण करें, कौन से निर्माण करती है। तो 14 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर युग्मनन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न जब एक वस्तु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकालती है। तो याद रखिएगा कौन सा गैस जो कि निकलती है उस समय, तो उस समय जो निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो क्या कहलाता है बल और विस्थापन का गुणनफल, तो यहाँ पर कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तब यहाँ पर जल ही प्राप्त होगा, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि संक्षारण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो याद रखिएगा वो पारा हो जाएगा। पारा का संकेत क्या होता है, He होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजीरम। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि ऑक्टेवस का न्यूलैंड्स सिद्धांत जो कि केवल रोटर तक लागू होता है, तो वो कहाँ तक लागू होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो कैल्शियम तक ही लागू होता है, बाकी यहाँ पर उस पर लागू नहीं होता है बाकी के तत्वों पर। द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक के संवेग की गणना करें जब उसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो याद रखिए कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 100 किलोग्राम प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाला छवि होगा तो वो कैसा मानी, उसका जो प्रतिबिंब होगा तो वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिए वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसके बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा वो होती है, वो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। अगला शब्द अनुशब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो अनुशब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो डेमोक्रिटस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अनुशब्द को। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 8 यहाँ पर। ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं दोस्तों अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हर पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि एक वस्तु को जो कि अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। याद रखिएगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से
पर एक किसी बिंदु पर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह यहाँ पर अनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि जेनेटिक कहते हैं। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा कि डिटर्जेंट का प्रयोग कारों में पेट्रोल इंजन के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक तो ये क्रियाविधि का सुझाव दिया था। तो वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे यहाँ पर देखिएगा कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है। तो वस्तु पर लागू जो कि नेट बल होगा, तो क्या होगा नेट बल, तो याद रखिएगा उसका नेट बल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डॉटेड के रूप में होता है। तो किस रूप में होता है, तो हो जाएगा भ्रूण के रूप में। अगला यहाँ पर देखिएगा कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि सेल्सियस में तापमान यहाँ पर दिया गया है, तो आप केल्विन में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। तो यहाँ पर वो जो कि यहाँ पर केल्विन में बदल जाएगा, सॉरी केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कंठमाला यानी कि ग्वाइटर जिसको बोलते हैं किसकी कमी के कारण होता है। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर होगी, तो कितनी पावर होगी, तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कणों की गतिज ऊर्जा किस पर अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा किस पर अधिकतम होती है, तो ये प्लाज्मा पर होती है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कम हो जाएगा तभी दंत क्षय शुरू होगा, यानी कि मुंह का जितना पीएच मान होना चाहिए उससे अगर कम होता है तब यहाँ पर ये 5.5 से अगर कम होता है तो दंत क्षय शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये मीठी चीज़ ज़्यादा खाने से भी होता है। शोल्डर किसका बना होता है, याद रखिएगा ये पीबी और रेशन का, यानी कि टीन और शीशा का बना होता है शोल्डर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिएगा कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। चलिए यहाँ पर देख लेते कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो 12 के ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया कि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो कौन सा बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध का दोस्तों फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में एग्जाम में अब रिपीट होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर दिन बढ़ता जाता है तो क्वेश्चन का लेवल जो कि बढ़ता जाता है। तो इसका एक फार्मूला आप याद रखिएगा, 1/r बराबर क्या होता है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा और प्लस 1/r3 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये यहाँ पर अब मैं कैलकुलेट करके दोस्तों नहीं बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर चलिए यहाँ मान लेते हैं कैलकुलेट इसको करते हैं, तो 6 आ जाएगा इसका एलसीएम इसका, और ऊपर 1 2 और 3 आ जाएगा 3, यानी कि 3 का 3 3 दोनों 6, यानी कि 1/r बराबर कितना होगा, 1/r बराबर 1/3 हो जाएगा। और जब r गुना करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। 3 का 3 3 2, यानी कि r का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो किन से ऑप्शन में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 2 दिया गया, जो कि यहाँ पर सही आंसर होगा। और फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कहता है कि एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का मान g है तो ग्रह का इसका मान कितना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए रखिएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो 17 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, एक कार उच्च गति से चल रही है तब यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है। तो याद रखिएगा यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है, गतिज ऊर्जा से मुक्त होती है। आगे यहाँ पर देख लीजिएगा कि जब प्रकाश की
किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, यानी कि वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है कि जब यहाँ पर तो किरण जो कि गति की ओर बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जैसे कि हमने आपको बता दिया। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब पीएच मान 7 और 14 के बीच बढ़ता है तो वह दर्शाता है, तो कौन से यानी क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों OH आयन में सांद्रता में वृद्धि, यानी कि वो क्षार का संकेत करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का जो कि एक समान होती है तो क्या समान होता है, तो याद रखिएगा उसमें जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाती है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला सेट यहाँ पर सेट नंबर 9 यहाँ पर सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा जो कि पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रस्थ नहीं होता है। तो एक के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो कि किसी पौधे के शरीर में कीटनाशकों को प्रस्रव्य तरीकों से हटाना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रजनन की प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है। तो याद रखिएगा ये क्या हो सकती है, तो जो कि वंशागत हो सकती है, यानी कि वंशानुगत हो सकती है ये। अगला प्रश्न, संवेग की SI इकाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में जो कि कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा 4 के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कपिल अपने कंधे पर 10 kg का भार लेकर खड़ा है। दोस्तों ये खड़ा है तो कोई भी कार्य नहीं करेगा, अगर थोड़ा आगे या पीछे होगा तो ये कार्य हो जाएगा, तब यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अब खड़ा ही है तो कोई भी कार्य नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। मनुष्य में निषेचित अंडा डॉटर के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो याद रखिएगा ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगला प्रश्न, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा किसका निर्माण होता है, तो ये Fe2O3 का निर्माण होता है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है तो कितनी होती है। 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, याद रखिएगा वो +2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर फिर भी यहाँ पर वही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए तुरंत ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, तो किसी पिंड का वेग हो जाएगा वो घटेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि सही आंसर होगा घटेगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि किस वर्ग के प्राणियों में जो कि श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो मत्स्य वर्ग में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि 12 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उभयचर, यहाँ पर ये मत्स्य ये हो जाएगा पक्षी भी मत्स्य और जितने भी यहाँ पर जैसे कि मेढक हो गया मत्स्य हो गया, तो यहाँ पर गलफरों से सांस लिया करता है। मछली वैसे मेढक वैसे त्वचा से दोस्तों सांस लेता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिएगा कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है, तो किस के रूप में जानते हैं, तो याद रखिएगा उसको न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा अष्टक नियम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए दर्पण का आवर्धन, तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। अगला प्रश्न कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा कब धनात्मक होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, विस्थापन बल की दिशा में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के साथ प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण जो कि भूरे रंग का हो जाता है, तो याद रखिए किसके कारण हो जाता है, तो यह सिल्वर धातु के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घोलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा वो जो कि एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा
350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो 20 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जो कि रूट हेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? तो जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निश्वासन रॉडर द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है निश्वासन? याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फेफड़ों की अपस्फीति के कारण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि डॉटेड ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सी यानी कि अवैधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि परमाणु संलयन अभिक्रिया संचालित रूप से होती है, तो किस में होती है? तो याद रखिएगा यह सूर्य में होता है। यानी कि जब भी नाभिक के संलयन या परमाणु संलयन के बारे में कहें तो सूर्य के, और नाभिक के बिखरने के बारे में कहें तो परमाणु बम याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर इनकी सेट नंबर 10 को देखते हैं। सेट नंबर 10 दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसका आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, लिटमस विलियन डॉटर से निष्कर्षित किया जाता है, तो किससे होता है? तो जो कि यहाँ पर लाइकेन से निष्कर्षित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? तो इनके लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बेल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यानी कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कौन सा जो कि यहाँ पर सही सूत्र है? तो ये mgh होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी? तो याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जो कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी? तो ये जो कि 346 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 7.96%। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन जो कि मिश्र धातु में टीन होता है? तो सोल्डर में दोस्तों टीन होता है, क्योंकि यहाँ पर सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है, याद रखिए, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है, Pb और Sn। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या कहलाती है? तो 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए समस्थानी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या होता है? तो 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा जो कि संपीड़न हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो कितना होगा? जबकि जी का मान यहाँ पर 9.8 यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, -98 जूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि यदि एक कार 2000 जूल का ऊर्जा प्रयोग करती है तो इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता कितनी होगी, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? तो 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिए 25%। अगला प्रश्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन एक जो कि तत्व नहीं है? याद रखिएगा पानी एक तत्व नहीं है, पानी एक जो कि द्रव्य है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? कैपिटल जी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कैपिटल जी है। तो 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो वो आवर्त कहा जाता है, और कतार को समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी प्रजनन की विधि उच्च भिन्नताओं को उत्पन्न करती है? तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि लैंगिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति जो कि किसके कारण मोटी होती है? तो किसके कारण मोटी होती है? याद रखिएगा तो जो कि यहाँ पर लिग्निन के कारण होती है। और दोस्तों यहाँ पर कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कोशिका किसका बना होता है? तो याद रखिएगा कोशिका किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा
कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में पहुंचता है। तो याद रखिएगा ये जो कि भारहीनता की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि उसको शून्य अपना भार प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, डोडर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो कौन सा अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, याद रखिएगा ब्रोमीन है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो कि हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो याद रखिएगा कौन सा अम्ल जो कि हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा जो कि हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। बाकी यहाँ पर कौन सा अम्ल रहता है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl, याद रखिएगा HCl। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि पौधों में फ्लोएम डोडर के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा तो 21 के लिए यहाँ पर किसी तो ऑप्शन भी हो जाएगा भोजन के लिए, और अगर जल के बारे में पूछे तो वो जाइलम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर चलिए क्वेश्चन सेट नंबर 11 यहाँ पर देखते हैं, जो कि यहाँ पर ये समाप्त हो चुका है। सेट नंबर 11 आप देखते हैं। तो सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डोडर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न, डोडर प्रकृति में अकेले नहीं कभी नहीं होता है। तो कौन जो कि प्रकृति में अकेले कभी भी नहीं होता है, तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बल जो कि कभी भी अकेले नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जो कि यहाँ पर 220 वोल्ट वोल्टेज का आउटपुट वाले जनरेटर में 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 एम्पियर। अगला प्रश्न, हमारे कानों में डोडर की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि उपापस्थियों के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि डोडर चौथे वामावर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो कौन सा है जो कि चौथे आवर्त में है और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाकाहारियों को डोडर को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, किसका जो कि सेल्यूलोज किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक जो कि समान रूप से अपनी आरंभिक अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक बढ़ता है। तो 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में जो कि विकसित औसत ऊर्जा कितनी होगी। तो 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 1 वाट प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने के मानक इकाई क्या है। तो 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि किसी वस्तु द्वारा डोडर लेने में जो कि एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो याद रखिए 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा का घोल लेने पर ठीक हो जाती है। अगला प्रश्न 2 जो कि ओ ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है, यानी कि ऑक्सीजन के 2 जो कि निरूपित यानी कि H2O जो होता है वो ऑक्सीजन O2 होता है, तो वो किसी निरूपित करती है। तो 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये परमाणुओं को निरूपित करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखिए किसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही सबसे अधिक होता है, ठीक कार्बन का गलनांक और क्वथनांक जो कि दोनों ही सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए देखते हैं रिक्त स्थान क्या है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डोडर ऊर्जा में होगी, तो क्या होती है। तो याद रखिए इनकी बढ़ती है या घटती है, आपसे पूछ रहा है। 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है और फिर घट जाती है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि डोडर को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है। तो कैल्शियम, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, याद रखिएगा।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर लकड़ी होना चाहिए, हो सकता है लड़की भी होगा, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान ही पूछा जाता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 4509 kg हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो याद रखिए इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो जो कि यहाँ पर वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है, तो किसके द्वारा अलग होता है। तो 18 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, ये मेथिलीन से अलग होता है। अगला प्रश्न, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, कौन सा होता है, वो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो जो कि पपीता हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि डायबेरॉनर उस समय का ज्ञात तत्वों से केवल डॉट मित्रों की पहचान सके, यानी कि डॉट त्रिकों की पहचान सके, तो कितने त्रिकों का पहचान सके थे। तो 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 त्रिकों का पहचान सके थे। अगला प्रश्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो जाइलम का प्रकार कौन सा नहीं है, ये जो कि यहाँ पर सिब ट्यूब जो कि जाइलम का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि डॉट की समरूप अंग है, तो क्या समरूप अंग है। तो 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा ब्लस्टर की पूंछ और बेल की फॉल, जो कि एक समान समरूप है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा कि स्थिर तथा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जड़त्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 12। अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी कौन सा ऑक्साइड है, अभी हमने बताया था, तो ये Al2O3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जो कि जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डॉट मिश्रण शामिल था। तो क्या शामिल था। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2CO2 NH3 और CH4 था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या जो कि आदान प्रदान किया जाता है। तो 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा आयन हो जाएगा। अगला प्रश्न 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल होता है। कभी कभी दोस्तों आपको यहाँ पर 10 के बराबर 7 जूल भी मिल सकता है, बट दोस्तों यहाँ पर 6 जूल ही आंसर लगाइएगा, जो कि यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि न्यूटन के नियम कणों के लिए जो कि कणों के अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो किसके लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो 5 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जो कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कितना जूल होगा। तो 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 20 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। तो याद रखिएगा कितने तत्व उस समय ज्ञात थे। तो केवल 63 तत्व उस समय ज्ञात थे, और अभी कितने हैं तो 114 है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि पौधे जो कि किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा, तो कितना होगा, कितना डिग्री का कोण होगा। तो याद रखिएगा वो जो कि 180 डिग्री का कोण होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि 1 पिकोमीटर की किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो कि 10 के पावर -12 के बराबर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक जो कि 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है। ब्रेक लगने पर 5 सेकेंड के बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा, यानी कितना न्यूटन होगा। तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4000 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो
उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या होगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर इस साइड होगा, देख लेते हैं कि यहाँ पर उस पर क्या होगा। तो याद रखिएगा उस पर जो होगा वो अधोमुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि किसी ऑब्जेक्ट का डॉट एक नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। कभी हमने आपको पहले भी बता दिया था। चलिए आगे देखिए कि फूलों के नर प्रजनन भागों को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि एक माध्यम जिसका आवर्तनांक और अगर स्त्री भाग दोस्तों पूछें तो स्त्री केसर होगा, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, तो प्रकाश की गति कितनी होगी। तो याद रखिएगा प्रकाश की गति कितनी होगी, तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो याद रखिएगा विभाज्योतक ऊतक जो कि कोशिका विभाजन में सक्षम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। तो याद रखिएगा 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो कि कीटोन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मरुस्थलीय पौधों में जो कि उभयचर माफ कीजिएगा मरुस्थल पौधों में जो कि उपचर्म एक जो कि मोटी कोमल बाहरी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो कि कटिन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना हुआ है, तो लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो याद रखिए इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर R/4 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा कि समीकरण 2Cu + O2 + एरो जो कि 2CuO एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा जो कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा 22 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। अगला प्रश्न, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेशित मात्रा कितनी होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 60 सेल्सियस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 13 के लिए। तो सेट नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो किस में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि एक ट्रैक किनारे से फिसलकर 8 सेकेंड यानी कि 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाती है, तो किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा, जबकि जी का मान यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 3.2 मीटर होगा। अगला प्रश्न, 2 अस्थियाँ जो कि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्नायु कहते हैं या फिर इसको टेंडन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 10 प्रतिरोध के अवरोध से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 30 सेल्सियस। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस तत्व से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हो गया, डी ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो कि रिपीट होते रहते हैं, तो अगर आप प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी सारे दोस्तों लाइक कर चुके हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो पर जितना ज़्यादा लाइक होता है तो उतना मोटिवेट होता है वीडियो बनाने का, और वीडियो बनाने का मन भी करता रहता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डॉटर का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा जो कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ओडोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग जो किया जाता है किससे मापने के लिए, याद रखिएगा वो दूरी मापने के लिए किया जाता है, और दूरी की सबसे लंबी इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आयरन 3 ऑक्साइड का जो कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर Fe2O3 होता है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फेरस ऑक्साइड अगर आप नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं, तो कौन से परमाणु संख्या के तत्व हैं याद रखिएगा, वो हाइड्रोजन समूह के तत्व है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बंदूक की तुलना में अधिक होता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि घर्षण बल किस पर कार्य करता है। तो घर्षण बल जो कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो याद रखिए आकार उसका जो कि यहाँ पर अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। अगला प्रश्न गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो कौन सा ऊतक है, तो जो कि यहाँ पर प्लेसेंटा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है। तो 15 के लिए ए वो जो कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि यदि एक आयरन जिन पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में प्रयुक्त कुल ऊर्जा kWh में यानी किलोवाट घंटा में कितना हो जाएगा। तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यह 90 kWh हो जाएगा, 90 किलोवाट हो जाएगा। अगला प्रश्न बिलियन ए का pH मान 6 है, बिलियन बी का pH मान 8 है, तो और बिलियन सी का pH मान 2 है। इस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, तो कौन से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही तो ऑप्शन यह हो जाएगा सी की होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि डोडन में मुकुलन द्वारा प्रजनन किया जाता है, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन किया जाता है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यह हाइड्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न वेक्टर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में जो कि शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं हो पाया जाता है। तो याद रखिएगा वो जो कि मोनेरा समूह में विकसित नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर के लिए अगला सेट यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन सेट नंबर 14 यहाँ पर। तो सेट नंबर 14 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ गया है, चलिए देख लेते हैं सेट नंबर 14 है। तो सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश सरीसृप में जो कि एक जोटट होता है, तो सरीसृप में अधिकांश क्या होता है, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला प्रश्न मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो कि समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किस धातु जो कि कौन सा धातु है जो कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा धातु है जो कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न गति के द्वितीय नियम दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है, यानी कि न्यूटन गति के दूसरे नियम को जो कि किसे दर्शाता है। तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तुओं द्वारा लागू शुद्ध बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त में लगभग यानी कि वास्तविक सूर्यास्त और सूर्यास्त यानी रियल सूर्यास्त के में लगभग जो कि कितना देरी का अंतर होता है। तो याद रखिएगा 5 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 2 मिनट का अंतर होता है, यानी कि सूर्यास्त होने से 2 मिनट पहले ही सूर्यास्त का आभास होने लगता है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा जो कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो जो कि अंडाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है। तो 7 के लिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 32 तत्व मौजूद है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण जो कि संतुलित है, यानी कि ये जो कि समीकरण दिया गया इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो कि सेटिस्फाइड कौन सा है। तो 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 2mg + O2 एरो 2mg, यानी कि mg + O2 एरो mg हो दिया है, इसको यहाँ पर संतुलित करें दोनों साइड, यानी कि इस साइड भी 2 दिया है और उस साइड भी 2 दिया है, तो ये संतुलित हो चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि ठोस के पिघलने के दौरान किसका तापमान जो कि यानी कि इसका तापमान क्या होता है। जब ठोस का पिघलाया जाता है इसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान घटता है इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 800 किलोग्राम यानी कि 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग में 5 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ऑप्शन उस साइड है और ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 30 किलो प्रति जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होता है। तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर डिम बल्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि
अर्धपात्रक पदार्थ नहीं है। तो 12 के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि यानी कि प्रतिबिंब होगी तो कैसा प्रतिबिंब होगा और कहाँ पर बनेगा? याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और छोटा बनेगा। अगला प्रश्न, 56 यानी कि 5.6 किलोवाट प्रति घंटा बराबर कितना होता है? तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर की, जो कि विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होता है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होता है? याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्थिर ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? तो 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सही आंसर है मेंडलीव का आवर्त नियम। अगला प्रश्न, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये द्विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो याद रखिए 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पेरेन्काइमा का। अगला प्रश्न, 80 kg द्रव्यमान की वस्तु, जो कि यहाँ पर चलिए न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न, कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका जो कि कितने तक यहाँ कितना सेंटीमीटर तक लंबा हो सकती है? तो याद रखिए कितने सेंटीमीटर तक लंबा हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकती है हाईएस्ट। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 15 यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर 21 अभी से बचा हुआ है, दो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिएगा कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 न्यूटन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा कि एक गेंद, जो कि यहाँ पर चलिए न्यूमेरिकल है और इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। और आगे क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर जो दिया गया है कि व्हाट एडिशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन, इट इज द साइज। इसका साइज यहाँ पर पूछा तो कौन सा इसका साइज होगा? तो 24 के लिए ऑप्शन नंबर बी स्मॉल साइज होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि अगला सेट यहाँ पर देखते हैं, जो कि सेट नंबर 15 होगा। सॉरी, सेट नंबर 15 जो कि यहाँ पर स्किप करके आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेट नंबर 15 यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, जो कि आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर मैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो 15 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दबाव हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक जो कि निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर ये लागू बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, 30 के, चलिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को हम स्किप करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एवोगाड्रो संख्या, जो कि किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N0 के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीजन के अणु में डॉट होता है, तो ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अणु में जो कि एक दोहरा संयोजक बंध होते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि जो कि किसके कारण सुनाई देता है? प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो कि किस एपिथीलियम इसकी जो कि यहाँ पर आंतरिक परत निर्मित करता है? तो याद रखिएगा 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आयत फलन होता है। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 58 वाला जो कि लेंथेनाइड श्रृंखला का एक तत्व है, तो कौन सा है? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सीरियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसमें जो कि यहाँ पर पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो 9 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरेन्काइमा हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? तो 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होता है? तो 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200 किलो जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो किसी भी गति जब भी दोस्तों अगर गति दोगुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो होगा उसका कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि गतिज ऊर्जा हम
अगर 4 गुनी करते हैं तो उसका 16 गुनी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो 12 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर्षण के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट यौन संक्रामित बीमारी नहीं है, कौन जो कि यहाँ पर संक्रामित यानी कि यौन संक्रमण वाला बीमारी नहीं है। तो 13 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गोनोरिया, कैवेंडिश और सिफिलिस ये सारे जो कि यहाँ पर यौन संक्रमण बीमारी है। अगला प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, डॉट एक उभयलिंगी पुष्प है तो कौन सा जो कि उभयलिंगी पुष्प है। तो पपीता याद रखिए, पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे जो कि बढ़ती है। तो याद रखिएगा ये किससे बढ़ती है कि आयाम बढ़ने पर जो कि बढ़ती है। और दोस्तों कभी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि रेडियो का आविष्कारक कौन है तो जी मार्कोनी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में है और एग्जाम कई बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि डॉट की आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो कौन सा हो सकता है आपको पता होगा, आवर्त तत्व हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अगला प्रश्न कि अग्नाशयी रस में मौजूद जो कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो एक ही एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है, तो जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या होगा। तो हमें तो लगता है बेंजीन होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस साइड से C6 और H6 1 2 3 4 5 6 यहाँ की बिल्कुल बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा कि फेनोफथेनिलीन को किस सिरके में डालने पर घोल हो जाता है तो कैसा हो जाता है, यानी कि घोल का रंग कैसा हो जाएगा। तो 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी, और रंगहीन हो जाएगा, किसी भी रंग में वो परिवर्तित नहीं होगा, रंगहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पानी, किसी भी पानी का कोई भी रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है। धोबन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है। तो 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉट एक जो कि एक्टिनाइन नहीं होती है। तो याद रखिए 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टर्बियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉट की रासायनिक विशेषताओं एक जो कि समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर समस्थानिक के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगला सेट देखते हैं। सेट नंबर 16 यहाँ पर देखते हैं। सेट नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेट नंबर 16 को देखते हैं। सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, या आगे आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक के लिए यहाँ पर से तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एथाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पर एथीन और इथेन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसको हम स्किप करेंगे। चलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं है। एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी का द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्था संघटक होगा तो कहाँ पर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपरीत दिशा में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा, ओम का नियम। अगला प्रश्न, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है, एक कार से टकराता है। दोस्तों देख सकते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी लगभग यहाँ पर हर डिजिट का, यानी सेम डिजिट के क्वेश्चन तो फिर रिपीट हो रहे हैं, डिजिट भी सेम है और आंसर भी सेम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप आंसर भी याद कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो 2-4 न्यूमेरिकल आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अच्छे खासे पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर नेगेटिव बिल्कुल भी न लें। 25 रहता है क्वेश्चन साइंस से, 25 में कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो कि 21 से 22 तक क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, और बाकी यहाँ पर 2 से 3 अगर न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं एग्जाम में भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 तक kg। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर
5 यहाँ पर कि 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में वॉशिंग मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि कितनी यूनिट की खपत करता होगा। तो 5 के लिए यहाँ पर सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि गति का द्वितीय समीकरण जो कि किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो 6 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये स्थिर समय का नियम को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो 7 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी पुष्प है। तो ये भी दोस्तों रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर रिपीट है, पपीता हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉटर जैसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं पूछा है, यह पूछा था कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन सा है, याद रखिएगा। नौकरी यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लेष्मा हो जाएगा। याद रखिएगा श्लेष्मा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा श्लेष्मा। अगर आपको यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि ना दे तो आपको श्लेष्मा आंसर लगाना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एफ बराबर यहाँ पर पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर पहले बता देते हैं और फिर फार्मूला भी हम लिख देते हैं। तो 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको अगर फ़ारेनहाइट में देकर सेल्सियस में पूछे या सेल्सियस में देकर फ़ारेनहाइट में पूछे तो एक फार्मूला याद रखिएगा, C/5 होगा। C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। अगर आप एग्जाम में पूछे, आप फ़ारेनहाइट में देखकर और सेल्सियस में पूछे तभी आप निकाल सकते हैं, और अगर सेल्सियस में देखकर फ़ारेनहाइट में पूछे तभी आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। C/5 बराबर F-32/9। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने देखिए अणु उपस्थित होते हैं। तो 11 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Al/3+ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर स्टेटस में कौन सा जो कि हार्मोन मुक्त किया जाता है। तो याद रखिए कौन सा हार्मोन जो कि मुक्त किया जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मुक्त होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। तो याद रखिएगा 14 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य जड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो 15 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि इनके वाहिकम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सोडियम धातु डॉटेड में संग्रहित होता है। तो ये केरोसिन तेल में जो कि संग्रहित होते हैं, यानी इसको रखा जाता है, वरना ये आग लग जाएगा इसमें, क्योंकि काफ़ी अभिक्रियाशील धातु होता है। अगला प्रश्न, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित में समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर प्लेटिनम, क्रिप्टॉन, आर्गन और नियॉन यहाँ पर दिया गया। इसमें से आप कौन सा भिन्न लगता है बताइए। बाकी यहाँ पर मुझे तो प्लेटिनम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे अक्रिय गैस हैं, बाकी ये यहाँ पर एक धातु है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि जल के कितने अणु जो कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो 18 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा जो कि प्रवर्धित होता है, जिसे किसके बीच वाले कान में होता है। तो याद रखिए 19 के लिए यहाँ पर देखिए सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हैमर और एनविल और स्पीटर पर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर यहाँ पर ये आगे पीछे हो गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पर से तो ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, थोड़ा इसको पहले जूम करता कि आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिएगा कि 50 वाट का बल्ब जो कि यहाँ पर फिर भी यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक जो कि कैटायन है। तो 21 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनियम एक जो कि कैटायन है। अगला प्रश्न कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो 22 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 62.5 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 17 यहाँ पर
तो सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को दोस्तों 1 से 2 बार आप अगर आप रिपीट करते हैं तो आपके सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और ये 2500 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 2500 में से आप 25 प्रश्न आराम से बना सकते हैं। साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से इस 2500 में से 25 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा 100%। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है कि जोड़ट को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जो कि जोड़ा जाता है, तो किसे जोड़ा जाता है भी याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका जो कि सबसे बाहरी सेल भरा होता है। तो 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा और आर्गन हो जाएगा। हीलियम को He से निरूपित सूचित करते हैं, Ne से नियॉन को और Ar से आर्गन को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान कितना होगा। तो 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 1/3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है कि गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, किसे अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। तो 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीव हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है। दोस्तों घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सॉरी यहाँ पर सापेक्षित घनत्व, याद रखिए सापेक्षित घनत्व का कोई भी यहाँ पर इकाई नहीं होता है। 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सह संयोजन बंध दर्शाता है। तो 8 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन अणु हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20 के जी द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि यहाँ पर चलिए क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो रहा है, न्यूमेरिकल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 250 जूल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम का उदाहरण है। तो राइबोसोम का उदाहरण कौन सा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। अगला प्रश्न, समय के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इस साइड होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, H बराबर I²RT। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि विश्व में रोटर जो कि जैव भौगोलिक क्षेत्र है, तो कितने भौगोलिक क्षेत्र है याद रखिएगा, तो 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वतापातन क्या होता है। ऊर्ध्वतापातन क्या होता है, यह क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, याद रखिएगा। यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए लीजिएगा कि जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, वो 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, विडोटर समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो किस समूह को शैवाल कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। 15 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन हो जाएगा, थैलोफाइटा समूह के पौधे को जो कि शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक लेंस की पावर 2.4 डायोप्टर है, 2.5 डायोप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस होगा और इसके जो कि डायोप्टर -0.4 मीटर होगा। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता क्या हो, यानी कि इसका SI मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्काइन का 17 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, CnH2n-2। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। तो 18 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। बल का इकाई क्या होता है दोस्तों, ये न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि किसी यांत्रिक कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमासी के बीच की संधि को क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, Ce58 तत्वों के डॉटेड ब्लॉक का सदस्य है, तो 21 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये F ब्लॉक का सदस्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऐसी यांत्रिक तरंगे हैं। तो याद रखिएगा यांत्रिक तरंगे कौन सी है, तो ए यानी कि ध्वनि तरंगे जो कि यांत्रिक तरंगे हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 18 यहाँ पर
तो सेट नंबर 18 जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीजपत्री होते हैं। तो एक के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलमी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिएगा कि सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को किस लिए जो कि संग्रहित किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो याद रखिएगा कौन सा जानवर नहीं उत्पन्न करता, वो डॉल्फिन नहीं करता है। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब डॉट हो तो क्या होता है। तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, क्योंकि माध्यम होता तभी ध्वनि का प्रसारण जो कि संभव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को डोडट सहन कर सकता है। तो कौन सहन कर सकता है। तो 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी मेढक सहन कर सकता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति जनन किस में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सरसों में नहीं पाया जाता है। ये भी दोस्तों एक उभयलिंगी पौधा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे उभयलिंगी पुष्प पूछे तो आप पपीता याद रखिएगा, और उभयलिंगी पौधा पूछे तो आप सरसों का याद लगा सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाई गई बल को क्या कहते हैं। तो 7 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पर जो कि अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है। तो 8 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एटोमेटिसिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि परमाणुओं की प्रकृति की व्यवस्था के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिए 9 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 10 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दाब की एसआई इकाई क्या होता है। यह आप लोगों को पता होगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, पास्कल हो जाएगा। और दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा ये भी पास्कल ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है। क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की इकाई जो कि समान है। अगला प्रश्न, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं। तो 13 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा ये पेरी की हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है, याद रखिएगा 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 16 देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या जो कि गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो 16 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायर बाउंड जो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। 17 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रिहोस्टेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉलर का सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा। तो गोल्ड हो जाएगा, इसको सोना हो जाएगा। 18 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसको सोना या गोल्ड आप देख सकते हैं। गोल्ड यहाँ पर ऑप्शन में गोल्ड दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 19 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ग्लूकोज के जलने से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में डॉट विद्युत आवेश होता है। तो कितने विद्युत आवेश होता है। तो 20 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 सेल्सियस। अगला प्रश्न, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसके यहाँ पर डी यानी कि गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर रहा है, देख लीजिएगा कि 22 के ऑप्शन यहाँ पर CnH2n-2 अभी रिपीट किया था पिछले सेट में ही। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 19 यहाँ पर। तो सेट नंबर 19 देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरीन से फ्लोरीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाती है। अगला प्रश्न, 1/2 मीटर द्रव्यमान के दिग किए कि कोई वस्तु जिसका वेग 2 वोल्ट है तो संवेग क्या होगा। तो याद रखिए इसका संवेग क्या हो जाएगा।
तो इसके लिए यहाँ पर संवेग जो होगा वो mv हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 से 1/2 काटिया जाएगा तो mv बच जाएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कहता है कि किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो याद रखिए किसके परिणाम स्वरूप जो कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो 3 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरीकरण का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिस यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर जो कि पुतली हो जाएगा, पुतली को ही आइरिस कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डॉट में अधिकतम होता है। तो 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, तांबे की छड़ के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर तांबे की छड़। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l हो तथा उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है, तो 7 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, l द्वारा जो कि निरूपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि डोडट वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। यह भी दोस्तों रिपीट हो गया, पक्षी वर्ग का रक्त गर्म होता है। आगे यहाँ पर देखिए कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। तो 10 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जामुनी होता है। अगला प्रश्न, डोडट एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। तो याद रखिएगा 11 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। 12 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका गलनांक कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लीजिएगा कि यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर होगी, यानी कि उसका एफिशिएंसी कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, W/T हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो 14 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवदार हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में डोडट से पित्त का रस का स्राव होता है। तो 15 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत को ही लीवर बोलते हैं। अगर आपको ऑप्शन में यकृत नाम है तो आप लीवर मारिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो 16 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यू बराबर जो कि U+AT हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि डोडट समूह 18 से 18 के तत्व है, यानी कि 18वें समूह में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, उत्कृष्ट गैस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, धातु कर्म वह प्रक्रिया है, यानी कि धातु का वह प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया है। तो 18 के लिए ऑप्शन नंबर याद रखिए, अयस्कों से धातु को निकालने की प्रक्रिया है धातु कर्म। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डोडट एक शुद्ध पदार्थ है, तो कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मीथेन जो कि एक शुद्ध पदार्थ है, इसका सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा CH4 जो कि इसका सूत्र होता है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गोबर गैस में भी मीथेन का ही प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कि मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए, इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो किसके लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया है। अगला प्रश्न, में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो 22 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि अनुवांशिक गुणों के वाहक है, तो अनुवांशिक गुणों के वाहक क्या है, तो वो DNA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DNA याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला सेट का, यानी कि सेट नंबर 20 का। तो सेट नंबर 20 यहाँ पर आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं अभी तक। आप अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कितने, जो कि यहाँ पर डोडट में केवल 7 तत्व हैं, यानी कौन से समूह केवल 7 तत्व हैं। तो याद रखिएगा कि पहले समूह में केवल 7 तत्व है। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, आप देख लीजिए, ये जीन हो जाएगा। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहानसन बर्ग के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डोडट को विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो 3 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक घंटी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण जो होता है वो किस ऊतक द्वारा होता है? तो वह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं तो कौन गेम खेलते हैं? याद रखिएगा। तो 5 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूहे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कैलिफोर्निया किसका सदस्य है? तो याद रखिएगा 6 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछ रहा है कि एड्स का खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ये कैलिफोर्निया में ही हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया इसके लिए भी। अगला देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयतन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 8 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.011 गुना 10 के पावर 22 परमाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 9 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? 10 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होती है। तो ऑक्सीजन की क्षति होती है तो किसमें क्या होती है? याद रखिएगा 11 के यहाँ पर इसमें जो कि ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो याद रखिए 12 के यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो 13 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, डोडर एक निष्क्रिय गैस है तो कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए रखिएगा, क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैस है। अगला प्रश्न, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा C3H8 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु 4 सेकंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो 16 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? तो 17 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 4 वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न, डोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है तो अर्थ्रोपोडा याद रखिएगा, जो कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। अगला प्रश्न कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 5 kg यानी कि 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो मोबाइल फ़ोन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी कि जूल में पूछ रहा है कितना जूल होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 70 kg एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है तो 50 kg वाले आदमी से दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला होगा? तो 20 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 न्यूटन। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिएगा कि जब 80 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतह बल 2 सेकंड में कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? तो 21 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 न्यूटन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि गिरते हुए नारियल में होती है तो गिरते हुए नारियल में कौन से होगा? तो गतिज ऊर्जा होगा। कोई भी जब गिरता होगा यानी कि वो गति कर रहा होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट कर गया, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो 24 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की कोशिकाएँ, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएँ होगी तो वो कौन सा विशेषताएँ होगी? याद रखिएगा 25
चलिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समान आकार, सीधी पार्श्व और उल्टी आभासी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो कि हम लगभग यहाँ पर 500 से अधिक क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, यानी कि 20 सेट, दोस्तों 100 सेट है, कुल मिलाकर 100 सेट है, जिसमें कि हम 20 सेट कर लिए हैं। तो 20/100 यानी कि गुना 100, यानी कि 20% हम सेट कवर कर लिए हैं और 80% बचा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि हम 2 से 3 दिन में आपको ये 2500 कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।